डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं रामफल मौर्य एडवोकेट। आज चैप्टर 24 जनरल प्रोविजंस एज इंक्वायरीज एंड ट्रायल के सेक्शन 301 से 305 पर चर्चा करूंगा और आप सबका अभिनंदन करता हूं। सेक्शन 301 क्या कहता है? अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हमने जब सीआरपीसी को शुरू किया था तो आपने देखा होगा कि सेक्शन 24 और 25 को पढ़ा था। सेक्शन 24 के अंदर पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सेक्शन 25 के अंदर एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो क्या कहता है कि किसी भी न्यायालय में जिसमें मामला जांच, विचार या अपील में बिना किसी लिखित अथॉरिटी के पेश हो सकता है और प्लीड कर सकता है। कौन प्लीड कर सकता है? पीपी या एपीपी। यानी जब कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में आइदर इट इज़ एन इंक्वायरी और इट इज़ ए ट्रायल और इट इज़ एन अपील, तो पीपी या एपीपी बिना किसी लिखित अथॉरिटी के अदालत में पेश हो सकता है और उस मुकदमे की पैरवी कर सकता है सरकार की तरफ से। वैसे तो जब हमने सेक्शन 24 और 25 पढ़े थे तो उस टाइम भी बताया था कि सीपीसी में भी एक सरकारी वकील के लिए शब्द है गवर्नमेंट प्लीडर। जब वो दीवानी के मुकदमे लड़ता है तो उसे जीपी या गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं, और जब फौजदारी की बात आती है तो पीपी या एपीपी कहते हैं। तो जब सिविल की बात है तो जीपी, वैसे तो जीपी का सीपीसी में अनेक जगह जिक्र है, किंतु मैं ऑर्डर 27 रूल 4 का जिक्र करना चाहूँगा कि ही इज़ द एजेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस एंड गवर्नमेंट प्लीडर इन एनी कोर्ट शैल बी द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पर्पज ऑफ रिसीविंग प्रोसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इशूड बाय सच कोर्ट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि क्राइम इज़ ए रॉन्ग नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल विक्टिम बट आल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी। जुर्म जो है वो किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं है, सोसाइटी के खिलाफ है एट लार्ज में। इसलिए स्टेट जो है वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी को। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन नॉट अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। क्यों? क्योंकि वो सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया और सरकार के केसों की पैरवी करता है, और सरकार जो है उस ऑफेंस को ऐसा मानती है कि मानो उसके साथ हुआ है। तो इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 1985 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल पेज 18, सुनील कुमार पाल वर्सेस फोटा शेख। ये अथॉरिटी इस पर रेलेवेंट अथॉरिटी है। अब 301 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? वो कहता है कि यदि कोई प्राइवेट आदमी किसी वकील को अपना मुकदमा प्रोसिक्यूशन साइड से प्लीड करने के लिए कहता है तो मुकदमे का संचालन तो पीपी या एपीपी ही करेगा, लेकिन वह वकील एपीपी या पीपी की डायरेक्शन के अधीन ही काम करेगा और गवाही समाप्त होने पर कोर्ट की परमिशन से अपने लिखित तर्क पेश कर सकता है, यानी रिटन आर्गूमेंट दे सकता है। तो 302 क्या कहता है? परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। एक मजिस्ट्रेट जो मुकदमे की जांच या ट्रायल कर रहा है तो निरीक्षक पुलिस अधिकारी को मुकदमा संचालित करने की अनुमति दे सकता है, यानी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर नो पुलिस ऑफिसर कैन बी ऑथराइज्ड। लेकिन पुलिस ऑफिसर भी किसको ऑथराइज किया जा सकता है? कि जो इंस्पेक्टर से कम रैंक का ना हो। अब इसमें आगे क्या कहता है? किंतु एडवोकेट जनरल जीपी या पीपी या एपीपी को मुकदमा प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पर लड़ने का अधिकार होगा और किसी अन्य को ऐसी परमिशन के बिना ऐसा कोई हक नहीं होगा। परंतु किसी भी पुलिस अधिकारी को जिसने प्रोसिक्यूशन केस की जांच की है या जांच में भाग लिया है, संचालन में उसे परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये 302 का 2 अब देखिए वो क्या कहता है कि अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है। अभियोजन के माने है प्रोसिक्यूशन।
का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं यानी ही हिमसेल्फ हु इज़ द कंप्लेनेंट या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है या अपना वकील भी एंगेज करके कर सकता है। एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली और बाय ए प्लीडर। इसके ऊपर 2017 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 379 सुप्रीम कोर्ट का केस है, धारीवाल इंडस्ट्रियल लिमिटेड वर्सेस किशोर वधवानी एंड अदर्स। अब 301 और 302 के ऊपर इस अथॉरिटी के अंदर क्या कहा गया है, अपीयरेंस बाय पीपी एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी, रोल ऑफ इन्फॉर्मेंट एंड और प्राइवेट पार्टी is limited during prosecution of a case in court of session. Counsel engaged by complainant is required to act under the directions of PP. However, power is conferred on magistrate to grant permission to complainant to conduct prosecution. Provision of section 302 CRPC applies to every stage, including stage of a framing charge. However, for taking benefit of section 302, complainant has to file written application. अब 303 सेक्शन पर हम आते हैं, वो क्या कहता है, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड। जिस आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है उसको डिफेंड करने के लिए क्या क्या अधिकार हैं उस मुकदमे को। जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई इंस्टीट्यूट हुई है या जो न्यायालय के सामने अभियुक्त है उसको यह अधिकार होगा कि वह अपनी पसंद के वकील द्वारा उसकी प्रतिरक्षा करवा सकता है। इसके ऊपर मोहम्मद शकूर अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस है, 2011 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 17 सुप्रीम कोर्ट का। और इसके अंदर क्या कहा गया है, आर्टिकल 21 और 22(1) को की चर्चा करते हुए सेक्शन 303 के ऊपर ये केसला बना है। क्रिमिनल अपील एब्सेंस ऑफ काउंसल यानी वकील गैर हाजिर है इन द केस वेयर काउंसल फॉर एक्यूज्ड डज नॉट अपीयर आइदर बिकॉज ऑफ काउंसल्स नेग्लिजेंस और डेलिबरेटली, चाहे वो काउंसल अपनी गलती से या जानबूझ करके अदालत में पेश नहीं होता तो कोर्ट शुड नॉट डिसाइड द क्रिमिनल केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन एब्सेंस, उसकी गैर हाजिरी में मुकदमे का फैसला जो है नहीं किया जा सकता या उस वकील की गैर हाजिरी में। इन दैट इवेंट कोर्ट शुड अपॉइंट अनदर काउंसल एज एमिकस क्यूरे टू डिफेंड द एक्यूज्ड। एमिकस क्यूरे क्या होता है, इसको कोर्ट मित्र भी बोलते हैं। तो एमिकस क्यूरे जो है ही इज़ नोन एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो ए मेंबर ऑफ द बार और अदर स्टैंडर बाय हु स्टैंड्स नियर वन हु इज प्रेजेंट हु इन्फॉर्म्स द कोर्ट व्हेन डाउटफुल और मिस्टेकन ऑफ एनी फैक्ट और डिसाइडेड फैक्ट, यानी जो कोर्ट को सहायता देता है, ये बताता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, मतलब लॉ के ऊपर खुल करके चर्चा होती है कोर्ट के और उनके बीच में, और मतलब एक सेटल जो है चीज़ लेने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो ये कोर्ट मित्र जो है इट कैन बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। वैसे 304 सेक्शन लीगल एड का है, लीगल एड से भी काउंसिल उसको दिया जा सकता है, एमिकस क्यूरे भी किया जा सकता है। अब 304 क्या कहता है, लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्कमस्टांसेस सर्टेन केसेस। तो क्या है, जहां सेशन न्यायालय के सामने किसी ट्रायल में दोषी किसी वकील द्वारा रिप्रेजेंटेड नहीं है और कोर्ट को लगता है कि दोषी के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वह न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए स्टेट एक्सपेंसेस पर वकील उपलब्ध कराएगा। इसके ऊपर जो है 2007-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट का केस है दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। सेक्शन 304 में क्या के ऊपर क्या कहा गया है कि अनरिप्रेजेंटेड एक्यूज्ड कोर्ट हैज़ टू अपॉइंट ए काउंसिल so that the accused does not go
डिफेंडेड। 2012 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 754 सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इसमें सेक्शन 303, 304, सेक्शन 302 और 307 और 120B का केस था। इसके साथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट भी लगा था सेक्शन 3 और 4। तो उसके अंदर जो है किस तरीके से 304 और 303 की चर्चा करते हुए वकील दिया गया था। क्रिमिनल ट्रायल, इकोनॉमिक ऑफेंस, फ्री लीगल एड, accused unable to engage counsel under CRPC, court is required to appoint a counsel for accused at expenses of the state. However, same yardstick is not applicable in respect of economic offences or where offences are not punishable with substantive of imprisonment but punishable with fine only। यानी हर छोटे से छोटे मुकदमे में भी वकील मिल सकता है। 304(2) सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय कुछ परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकता है। क्या कानून बना सकता है? उपधारा 1 जो ये बताई गई कि लीगल एड जो है स्टेट एक्सपेंसेस पर सर्टन केसेस में दिया जा सकता है, उसके लिए जो है क्या कानून बना सकता है कि प्रतिरक्षा के लिए प्लीडर को जो चयन किया जाएगा कि किस तरीके से वकील का चयन किया जाएगा, ये कानून बना सकता है। दूसरा ये कानून बना सकता है कि वो प्लीडर्स जो न्यायालय में प्लीड करेंगे उनको क्या सुविधा दी जाएगी। तीसरा, ऐसे वकीलों को सरकार द्वारा दी जाने वाली फीस सब सेक्शन 1 के उद्देश्यों के उपबंधों को लागू करने के बारे भी कानून बना सकता है। तो इस आधार से सेक्शन 304(2) में ये बात आई। अब 304 का सब सेक्शन 3 है, वो क्या कहता है कि नोटिफिकेशन के द्वारा राज्य सरकार ये निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में दिखाई जाए उपधारा 1 और धारा 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के सामने किसी भी वर्ग के ट्रायल पर वैसे ही लागू होंगे जैसे सेशन न्यायालय के सामने विचारण पर लागू होते हैं। मीनिंग देयर बाई इस 304 सेक्शन के अंदर केवल सेशन जज के न्यायालय का जिक्र आया, तो इसलिए हाई कोर्ट और मतलब सब डिवीज़न लेवल पर भी लीगल एड के द्वारा कमेटियां बनाई गई हैं और वहाँ पर लीगल सर्विसेज कमेटी है सब डिवीज़न पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और नालसा जो है मतलब के तहत ये काम करती हैं। तो 304 भी में जो मैंने ये बताया कि ये इसी तरीके से दूसरे न्यायालयों पर भी लागू होंगे जैसे सेशन न्यायालय में। तो आपको पता होगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बना, उसके तहत जो है किन किन लोगों को सहायता मिल सकती है। वो लोग जो है दरख्वास्त दे दें या वैसे भी मतलब जज साहब को ज़बानी कह सकते हैं, तो जज साहब जो है मतलब लीगल एड के उससे एक दरख्वास्त लिखवा करके उसके ऊपर ऑर्डर कर सकता है। तो वो कौन लोग हैं? एक तो जनरल का कोई भी व्यक्ति हो लेकिन उसकी आमदनी 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 लाख तक की आमदनी वाला कोई भी जनरल का व्यक्ति। दूसरा, SC ST का कोई भी आदमी हो चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो। तीसरा है विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर एज रेफर्ड इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा है वोमेन। पांचवा है चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड है, कोई भी वोमेन है। और उसके बाद अगला है मेंटली इल या अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन, उस आदमी को ए पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट सच एज बीइंग ए विक्टिम ऑफ मास डिसास्टर, एथनिक वायलेंस। कई बार हिंसा हो जाती है, 2 वर्गों में झगड़ा हो जाता है, मतलब 2 कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हो जाता है, समाज में कोई ऐसी मतलब घृणात्मक बात हो जाती है कि समाज के लोग आपस में, तो उस हालात में इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, पर्सन इन कस्टडी है, कोई भी कस्टडी में आदमी है, तो पर्सन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में कोई आदमी दाखिल है, उनका कोई केस है, पुअर और वीकर सेक्शन का कोई आदमी है, या कोर्ट जो है स्पेशल केस मानते हुए भी किसी को ये मदद दे सकती है। और यदि एक आदमी का ब्योंत नहीं है, मतलब दिखाई में कुछ और दे रहा है और वास्तव में कुछ और है, मतलब इन कंडीशंस में रिलैक्सेशन देते हुए भी वकील अपॉइंट कर सकती है। और फ्रीडम फाइटर है, ट्रांसजेंडर हिजड़े हैं उनको भी, और इसी तरीके से सीनियर सिटीज़न को और राइट विक्टिम को और एक्स सर्विसमैन को, इन लोगों को फ्री का जो है सारी की सारी सुविधाएं यानी
वकील मिल सकता है लीगल एड के तहत। अब जो है सेक्शन 305 पर आते हैं। प्रोसीजर व्हेन कारपोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज्ड। आप देखेंगे कि सब सेक्शन 305 का एक जो है उसके अंदर कारपोरेशन की डेफिनेशन दी गई है। क्या कहता है कि कारपोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कारपोरेट एंड इंक्लूड्स ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी कंपनी लॉ के तहत कोई कारपोरेशन जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है या कोई ऐसी बॉडी जो कारपोरेट है या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो उसको जो है इसने कारपोरेशन का अर्थ दिया है। कारपोरेशन के अंदर ये आते हैं। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि वेयर ए कारपोरेशन इज एक्यूज्ड और वन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, जहाँ किसी मुकदमे के अंदर या तो कारपोरेशन दोषी है या कई दोषियों में से एक दोषी है, तो किस में इन इंक्वायरी और ट्रायल इट मे अपॉइंट ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल एंड सच अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी अंडर द सील ऑफ द कारपोरेशन। जब वो किसी मुकदमे में दोषी है तो बिना मतलब मोहर के, बिना सील के, बिना मुद्रा के किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है कि ही विल डिफेंड द केस। अब जहाँ निगम किसी जांच या निवारण में दोषी है या दोषियों में से एक है तो निगम अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है और ऐसी नियुक्ति के लिए सील के अधीन करना जरूरी नहीं है। तो सब सेक्शन 1 के अंदर ये कहा है और उसके बाद 2 के अंदर और सब सेक्शन 3 के अंदर क्या कहा है कि जहाँ प्रतिनिधि हाजिर होता है, इस संहिता की कोई भी रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो दोषी की हाजिरी में होगी। यानी कारपोरेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हाजिर है तो जो ऑल द एक्शंस जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन की या इस संहिता की, तो वो उसकी हाजिरी में होगी और दोषी को पढ़कर सुनाई जाएगी, समझाई जाएगी और ये अर्थ लगाया जाएगा कि जो भी हो रहा है प्रतिनिधि की हाजिरी में हो रहा है। और दोषी की परीक्षा होगी तो प्रतिनिधि की परीक्षा भी ली जाएगी। जहाँ निगम का प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता तो उपधारा 3 में जो कहा गया वो लागू नहीं होगा। अब आगे क्या कहता है, जहाँ एमडी या किसी अन्य व्यक्ति के जो निगम के कार्यालय का प्रबंध करता है या किसी भी नाम से पुकारा जाता है, जैसे किसी का प्रबंधक नाम धर दिया या एमडी नाम धर दिया, मैनेजर नाम धर दिया या मतलब सेक्रेटरी रख दिया, मतलब वो किसी भी नाम से जो पुकारा जाता है वो लिखित कथन अपने हस्ताक्षर से फाइल जब अदालत में करता है कि कथन में अपॉइंटेड व्यक्ति ही ने फाइल किया है। जब तक न्यायालय में ये प्रतिकूल साबित ना हो जाए तो ये माना जाएगा कि ये ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा फाइल किया गया दस्तावेज है, फाइल किया गया अभिलिखित कथन है, रिटन स्टेटमेंट है। अब 6 क्या कहता है, यदि प्रश्न उठता है कि न्यायालय के सामने जांच या विचारण में निगम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में पेश होने वाला निगम का प्रतिनिधि नहीं है तो इस प्रश्न का फैसला भी न्यायालय ही करेगा। तो इस प्रकार से एक केस में इसके ऊपर बताता हूँ, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कलकत्ता, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 997 पृष्ठ के ऊपर ये अंकित है। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट स्टेट लाइक एनी अदर इंडिविजुअल इज टू बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल अंडर ए स्टैच्यूट unless the statute either expressly or by necessary implications exempts the state from such liability। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहे और मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।